कहा कि सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव तक इंतजार करना है, उसके बाद हमें भी ओपन ग्राउंड मिलेगा ताकि हम बोल सके। देखिए अगर कुछ गड़बड़ होगा तो आरजेडी भी ने धोबिया घाट वाला जो कहा था ना पछाड़, वो लगाएगी ही लगाएगी। बड़ा ही विकट समय नीतीश कुमार के लिए आने वाला है और इंतजार रहेगा जदयू के रिएक्शन का और नीतीश कुमार के रिएक्शन का, जो हमला ये आरएसएस के द्वारा किया गया है। लगातार जो बिहार में प्रकरण हुआ, जो उपद्रव हुआ, ट्रेनें जलाई गई, संजय जायसवाल का घर तोड़ा गया, विनय बिहारी को पीटा गया, रेणु देवी का आवास पर पत्थर चला, झंडा तोड़ा गया, उसके बावजूद बीजेपी के कोई नेता बोलने को तैयार नहीं। हमने परीक्षा में धांधली होता है, पेपर लीक होता है, गड़बड़ी किया जाता है, तो फिर हम कैसे इसे सुशासन की सरकार मान ले। एक बात और, बिहार के अभी कई विधायक ऐसे हैं जिन्हें दिल्ली कॉल आने वाला है अगले 2 से 3 दिनों के अंदर। वहां पर बिहार को लेकर अब केंद्र सरकार गंभीर हो गई है। आरएसएस ने इसमें साफ कर दिया है कि लालू राज से अलग नहीं है नीतीश कुमार का राज। नीतीश कुमार के नखड़ों से बीजेपी परेशान हो गई है कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़े या ना छोड़े, लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार को अब छोड़ेगी नहीं। अब जिस तरह हो इनको अपदस्थ किया जाए, इनके बदला में दूसरा सीएम को लाया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आरएसएस का मोह भंग हो चुका है नीतीश कुमार से और निकट भविष्य में राष्ट्रपति चुनाव के बाद मुझे जो लग रहा है, जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद बहुत बड़ा खेल होगा बिहार में, और सोनार का और एक लोहार का वही वाला हाल होगा। देखिए नीतीश कुमार को गच्चा इस बार आरजेडी भी देगी। आरएसएस की एक मुख्य पत्रिका ऑर्गेनाइजर में एक ऐसा लेख छपा हुआ है जिसने बिहार में बवाल मचा दिया है। एक ऐसा लेख जो आने वाले समय में बिहार में सत्ता परिवर्तन का भी संकेत दे रहा है। इसके साथ हमारे लिए चर्चा के में जुड़ चुके हैं आदेश पुरी और उदिप्त आर्यन जी। सबसे पहले उदिप्त जी से जुड़ेंगे और जानना चाहेंगे कि जो लेख में छपा हुआ है, ऐसा क्या छप गया है कि बिहार की राजनीति में बवाल मचने वाला है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो अंग्रेजी एडिशन आता है, जो इंग्लिश एडिशन आता है मुखपत्र का, उसे ऑर्गेनाइजर कहते हैं, हमारे दर्शक जान लें। और हिंदी में जो आता है उसे पंचजन कहते हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजर में जो बातें लिखी गई हैं वो बहुत बड़ा संकेत है बिहार की राजनीति में बदलाव को लेकर। देखिए कल ही हमने इस पर बजाते एक वीडियो भी किया कि आखिरकार बीजेपी की चुप्पी क्या कह रही है और बीजेपी किस हद तक इस सरकार में बर्दाश्त करने की स्थिति में है। और कल ही मेरी बात बीजेपी के एक सिटिंग एमएलए से हुई जिन्होंने यहां तक कहा कि आने वाले कुछ दिनों तक हमें चुप रहना है, लेकिन ये चुप्पी बहुत भारी पड़ेगी मौजूदा सरकार पर। अब हम आते हैं वापस ऑर्गेनाइजर के उस लेख के ऊपर कि आखिरकार उस लेख में क्या कहा गया है। देखिए अनंत प्रकाश का जिक्र है उसमें, दिग्विजय सिंह है जो इन्होंने लिखा है। ये दोनों अभी नौ युवक हैं और पूरे डेटा एनालिसिस के बाद, पूरे डेटा रिसर्च के बाद, मतलब डॉक्यूमेंटेड आप कह सकते हैं ये आर्टिकल है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, और इसमें बिहार के पिछले 17 साल का लेखा जोखा है, आप कह सकते हैं लेखा जोखा। नीतीश कुमार के बारे में इन्होंने बहुत तरह की बातें कही हैं जो शायद जदयू बर्दाश्त नहीं करेगा। आपत्ति जताई जा सकती है, सिर्फ आपत्ति नहीं सरकार गिराई भी जा सकती है। चलिए अब हम सीधा आते हैं कि आखिरकार क्या लिखा गया है। देखिए बिहार के जो मूलभूत सवाल हैं वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है और रोजगार है। रोजगार का मतलब यहां पर फैक्ट्रीज क्यों नहीं लगे, पलायन क्यों हो रहा है, इन सभी बातों का जिक्र किया गया। और सबसे बड़ी बात, इस मुखपत्र में, ऑर्गेनाइजर में यह साफ लिखा हुआ है कि बिहार में महाजंगल राज की वापसी हो रही है। सोचिए कितना बड़ा संकेत है। जिस जंगल राज के खिलाफ भाजपा का पूरा प्रोपेगेंडा रहा 90 से 2005 के बीच, फिर उसी का नाम लिया जा रहा है। और आरएसएस लिख रही है मतलब बीजेपी लिख रही है। ये मुखपत्र अगर आरएसएस का है मतलब बीजेपी का है। बीजेपी ये बात अब मान रही है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर चरमरा चुका है, स्वास्थ्य चरमरा गया है, शिक्षा चरमरा गया। सीधे आंकड़ों पर अब हम आते हैं। देखिए सभी बिंदु को समझा पाना इस वीडियो में संभव नहीं है, लंबा हो जाएगा, इसलिए हम पॉइंट टू पॉइंट समझाना चाहेंगे कि क्या क्या किन किन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई है। देखिए शिक्षा की बात कर लीजिए तो शिक्षा में साफ दिया गया है कि नवंबर 2021 में जो ASER की रिपोर्ट जारी की गई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार बिहार के सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें 74% की संख्या ऐसी है जो बिना होम ट्यूशन के पास नहीं कर पा रहे हैं। मतलब सरकारी शिक्षक बिल्कुल जीरो है बिहार में, और यह मुद्दा लगातार हम लोग भी उठा रहे हैं। दूसरा पॉइंट
कि पूरे देश में जो केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट आई है शिक्षा के मामले में, उसमें पूरे देश में बिहार जो है वो सबसे फिसड्डी राज्य है, सबसे निचले पैदान पर है। तीसरा पॉइंट है कि 6 से 14 साल के जो हमारे बच्चे हैं, जो प्राइमरी एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, शुरुआती शिक्षा, उसमें सबसे कम एडमिशन सरकारी स्कूलों में बिहार के बच्चे ही लेते हैं। आबादी के अनुपात में और कुल सरकारी विद्यालयों की गिनती करके जो रेशियो निकलता है उसमें बिहार सबसे नीचे है। चौथा पॉइंट में कहा गया है कि डिजिटल एजुकेशन, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं, उसमें बिहार जो है वो मात्र 10% बच्चों तक ही अभी डिजिटल एजुकेशन पहुंचा पाया है। उड़ीसा इससे ज्यादा है, जो बहुत गरीब माना जाता है, मतलब वो तमाम राज्य इससे ज्यादा है, बिहार से ज्यादा है। चलिए, पांचवा पॉइंट है कि नीतीश कुमार के राज्य में, देखिए ये आदेशपुरी का ही मुद्दा है, नीतीश कुमार के राज्य में नौकरी में धोखाधड़ी, जालसाजी, पेपर लीक और प्रशासनिक स्तर पर जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, वो चरम पर है। मतलब इतना 90 के दौर में भी नहीं था। ये सब बातें इसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखी गई है। उसके बाद आई छठे पॉइंट पर कि उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के मामले में बिहार देश में 33वें स्थान पर है। मतलब आप कह सकते हैं कि सबसे नीचे, 33वां स्थान मतलब सबसे नीचे है हायर एजुकेशन के मामले में। सातवां पॉइंट है कि लड़कियों के लिए जो सरकारी विद्यालयों में शौचालय होता है, अभी तक बिहार में मात्र 10% विद्यालय ही ऐसे हैं जहां पर उन शौचालयों का निर्माण किया गया है। कितनी बड़ी बात है। और इसके बाद कि बिहार में, पूरे देश में बिहार वो राज्य है जहां सबसे अधिक बेरोजगारी दर है। यहां पर बेरोजगारी दर जो इस मुखपत्र में लिखा गया है ऑर्गेनाइजर में, वो 17.23% है, मतलब करीब 17.25%। हालांकि आंकड़ा इससे ज्यादा हो सकता है। तो ये हुई शिक्षा की बात। इसी पॉइंट्स में और भी बहुत तरह की बातें हैं, लेकिन ये मैंने पूरा पत्र पढ़ा और जो पॉइंट मैंने निकाला वो मैंने आपके सामने रखा। आप चलते हैं, स्वास्थ्य के ऊपर भी इसमें कहा गया है। स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ डेटा इसमें दिया गया है। देखिए, पहला है कि देश के जो 19 बड़े राज्य हैं, क्षेत्रफल की बात कीजिए या आबादी की बात कीजिए, तो जो बड़े 19 राज्य हैं उसमें बिहार जो है वो स्वास्थ्य के मामले में 18वें नंबर पर आता है, पहला। दूसरा पॉइंट है कि सरकारी डॉक्टरों की सुविधा में बिहार जो है वो देश के सबसे निचले पैदान पर है। जो सरकारी डॉक्टर हैं, जो हमारे पीएचसी होते हैं, या फिर पीएमसीएच की बात कीजिए, डीएमसीएच की बात कीजिए, एसकेएमसीएच की बात कीजिए, इनमें सबसे ज्यादा बिहार में मतलब खराब स्थिति है। उसके बाद शिशु मृत्यु दर पे भी चर्चा किया गया है। जो इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जिसे हम कहते हैं, तो छोटे बच्चों की डेथ हो जाती है, उसमें बिहार जो है वो नीचे से चौथे स्थान पर है, मतलब टॉप फ्रॉम बॉटम है इसमें भी। उसके बाद चौथे पॉइंट में कहा गया है कि लोक नीति संस्था को ने 2020 के विधानसभा के पहले बिहार में स्वास्थ्य को लेकर एक सर्वेक्षण किया था, जिस सर्वेक्षण में बिहार की 1/3 आबादी का यह मानना था कि बिहार में सरकारी अस्पताल में जाने से अच्छा है घर पर रह के मर जाना। ये उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि सरकारी अस्पतालों को लेकर इतनी हीन भावना है बिहारियों में कि वो घर पर दवा खाते हैं या किसी प्राइवेट क्लिनिक में चल जाते हैं, वैद्य ओझा के पास चल जाते हैं। इतनी खराब स्थिति है। और अस्पतालों के आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन में बिहार नीचे से पहले स्थान पर है। मतलब मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं, सर्जरी को लेकर कहिए, दवा को लेकर कहिए। अभी भाई मुझे याद है, मैंने कोरोना में खबर किया था कि मेरे गृह जिला बक्सर में जो आईसीयू होता है, वेंटिलेटर, हाँ वेंटिलेटर के मशीन उपलब्ध हैं, लेकिन उसे चलाने वाले लोग नहीं थे। तो ये स्थिति है बिहार की, और यही बात इस पत्र में लिखा गया है, इस पत्र में। उसके बाद पलायन के मामले में बिहार सबसे अव्वल है। ये बात तो भाई जग जाहिर है। ये आरएसएस क्या कहेगा, हमको निजी तौर पे पता है कि हर एक बिहारी परिवार का कोई ना कोई एक सदस्य बिहार के बाहर है। और इसके बाद जो एक और बात कहा गया है कि गरीबी रेखा की बात की गई है। पॉवर्टी लाइन जो है, जो बीपीएल की बात करते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन की बात करते हैं, उसमें बिहार जो है वो देश में 29वें पोजीशन पे है। सबसे मतलब आप कह सकते हैं टॉप पे है गरीबी में। यहाँ की 33.37%, 1/3 सीधा सीधी कही है। बिहार की 1/3 आबादी जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है, जो देश में किसी अन्य राज्य में स्थिति नहीं है। और पलायन के बाद इस पत्र में एक और चीज है जिसका मैं चर्चा कर दूं कि शाहनवाज हुसैन का तारीफ किया गया है कि जो नीतीश कुमार बार बार बिहार में लैंडलॉक स्टेट की बात करते थे कि बिहार लैंडलॉक स्टेट है, बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं आ सकते हैं, बिहार में फैक्ट्रीज नहीं आ सकते हैं, उसी राज्य में मात्र साल 1.5 साल के अंदर शाहनवाज हुसैन ने वो काम करके दिखाया जो एक उदाहरण के तौर पर है, जो एक मिसाल के तौर पर है। इथेनॉल की फैक्ट्री की बात कीजिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स की फैक्ट्री की बात कीजिए, इस तमाम चर्चों को
इस मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में शामिल किया गया है। मतलब खुले तौर से आप समझिए रत्नेश कि आरएसएस ने साफ कर दिया कि बिहार में पिछले 17 सालों में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही देखा है। चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर शुरू का 5 साल ठीक रहा होगा, लेकिन उसके बाद अब लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, अब स्वास्थ्य की जो स्थिति है, अब शिक्षा की जो स्थिति है, पॉवर्टी लाइन की जो स्थिति है, पलायन की जो स्थिति है, बेरोजगारी की जो स्थिति है, विस्थापन की जो स्थिति है, इस सभी मुद्दों को 6 पेज में लंबा चौड़ा लेख लिखा गया है। तो इसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा और बिहार के लिए आरएसएस सब कुछ एजेंडा सेट कर रही है। तो उदित आर्यन जी ने बताया किस तरीके से इस पत्र में क्या कुछ लिखा गया है। अब हम आदेशपुरी से जुड़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे इससे बिहार में पॉलिटिकल असर क्या पड़ने वाला है। देखिए, ये जो लेख लिखा गया है इसने नीतीश सरकार के सुशासन की बैंड बजा दी है। आपको बता दें कि जो एक कहा था ना कि गुब्बारे में हवा भरना, लेख से यही पता चलता है कि बिहार में गुब्बारे में हवा भरा गया कि सुशासन की राज्य है, सभी व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी चल रही हैं। लेकिन जो इसमें बातें लिखी गई है उसको तो हमने रोज़ कहा था ना, भगवान का प्रार्थना जिस तरह होता है उस तरह हमने लगातार 3-4 सालों से रोज़ प्रार्थना की तरह इसे दोहराया है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट है, बिहार में क्वालिटी एजुकेशन नाम का कोई चीज़ नहीं है, बिहार के विश्वविद्यालय ध्वस्त हो चुके हैं, खंडहर बन चुके हैं। जो विश्वविद्यालय में पूरे देश से युवा आते थे पढ़ने के लिए, वहाँ पर अब बिहार के स्टूडेंट ही नहीं जाना चाहते हैं, शिक्षक नहीं हैं, परीक्षा में धांधली होता है, पेपर लीक होता है, गड़बड़ी किया जाता है, तो फिर हम कैसे इसे सुशासन की सरकार मान ले। देखिए, ये ऑर्गेनाइजर का जो लेख है ये बहुत हद तक सही है इसमें, लेकिन इसे जदयू मानेगी नहीं। ये साफ कर दिया कि अब जो है आरएसएस का मान्यता जो है नीतीश कुमार को लेकर क्या है। आरएसएस ने इसमें साफ कर दिया है कि लालू राज से अलग नहीं है नीतीश कुमार का राज। शुरुआत समय में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, उसके बारे में लिखा भी हुआ है, लेकिन बाद के वर्षों में बता दिया गया है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स हुआ है, बिहार का विकास नहीं हुआ है। और जो उद्देश्य लेकर नरेंद्र मोदी देश में चल रहे हैं उसे पालन करने में बिहार सबसे फिसड्डी रहा है। स्वाभाविक है जदयू इसे मानेगी नहीं, नीतीश कुमार यही बोलेंगे अरे उस सबको कुछ आता जाता है, कुछ पता है, यही बोल के इसे टालेंगे। लेकिन ये जो है एक लाइन घिस दिया गया आरएसएस के द्वारा, अब सारा राजनीति जो है इसी के इर्द गिर्द होगा और बीजेपी का स्टैंड जो है इसी के इर्द गिर्द रहेगा। यानी मैं आपको बहुत दिन पहले से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के नखड़ों से बीजेपी परेशान हो गई है। और आप देख ले तो कुछ सालों में कहें तो 2013 के बाद से ही बिहार में डेवलपमेंट को लेकर ध्यान कम दिया गया है, राजनीति को लेकर ध्यान ज़्यादा रहा है। आप ही देखिए ना, 2013 में नीतीश कुमार अलग होते हैं, 14 के इलेक्शन में लगते हैं, उसमें हारते हैं, 15 के इलेक्शन में लगते हैं, जोड़ तोड़ में लालू यादव से मिलते हैं, जीत जाते हैं। लेकिन लालू यादव के साथ रहने पर भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं रहती है, किसी तरह सरकार चलता है, फिर बीजेपी में आते हैं। फिर उसके बाद जो है बीजेपी के नेताओं की तरफ से पलटवार होता है, पटना बाढ़ होता है, बहुत सारा मामला चलता है, केवल राजनीति ही राजनीति। 2020 का चुनाव आता है, उसके बाद फिर से देखिए तो अभी बिहार में क्या हो रहा है, यही कोरोना को लेकर बद इंतजामी और उसके बाद जातीय जनगणना, केवल मुद्दों में ही यहाँ की सरकार जो है वो उलझी हुई है। और जब नीतीश कुमार जो है शुरू से बड़े भाई की भूमिका में रहे, एक छत्र राज चलाएं, और अब जो है उनका तीसरा नंबर आ गया बिहार में और तेवर में कोई कमी नहीं हुआ, और बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आई और अपना एजेंडा यहाँ इम्प्लीमेंट कराना चाहती है, वो ये कर नहीं रहे हैं, इनके नखड़े बढ़ते जा रहे हैं। और बीजेपी मैं बताऊं, मैं 1 महीना पहले से कह रहा हूं, परेशान है नीतीश कुमार से, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, पिछड़ा वोट का बट कहीं उनसे भाग ना जाए नीतीश कुमार के साथ नहीं रहने पर, इसलिए वो नीतीश कुमार के सारे जो नखड़े हैं वो सह रही है। लेकिन अब जो है इनका नीतीश कुमार का ब्लैकमेलिंग कहा जाए बीजेपी को लेकर, वो अपना सीमा पार कर चुका है। और उसी का स्पष्टीकरण है आरएसएस का ये लेख कि जिसमें नीतीश कुमार को उनकी असलियत बताई गई है कि आप अब हमें ये न डराएं कि आपका चेहरा जो है वो बिहार में बड़ा ही खूबसूरत है या सुशासन की राज वाला है कि उस पर ही जनता आपको वोट देती है और आपके बिना हम शासन नहीं चला सकते। देखिए, ये एक जो है आरएसएस का ये लेख जो है ये एक तरह से इंडिकेशन दे दिया गया कि बिहार में नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया, बर्बाद किया है, जंगल राज की वापसी हो रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आप बीजेपी के आगे की
स्ट्रेटजी होगी। और इतना बात ध्यान रखिए कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़े या ना छोड़े, लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार को अब छोड़ेगी नहीं। अब जिस तरह हो, इनको अपदस्थ किया जाए, इनके बदला में दूसरा सीएम को लाया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या मध्यावधि चुनाव कराया जाए, लेकिन अब जो है, जो नीतीश कुमार से जो नज़दीकियाँ थी बीजेपी की, आरएसएस की, वो अब खत्म हो चुकी है। क्योंकि इतना बड़ा प्रहार जो किया गया है वो कोई साधारण ये चीज़ नहीं है। नीतीश कुमार को लॉ एंड ऑर्डर पर फेल किया गया, शिक्षा पर फेल किया गया, स्वास्थ्य पर फेल किया गया, गरीबी पर फेल किया गया, बेरोजगारी पर फेल किया गया, पलायन पर फेल किया गया। इसके बाढ़ देख लीजिए, बाढ़ का चर्चा नहीं है, लेकिन बाढ़ को लेकर बिहार में आज तक कोई अस्थायी उपाय नहीं हो पाया। 17 साल आप शासन किए और बिहार को बाढ़ से कैसे बचाया जाए, कैसे वाटर मैनेजमेंट किया जाए, फ्लड मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसको लेकर आपने कोई ठोस डीपीआर तक नहीं दिया। बनाने का तो बात छोड़िए, तो आखिर किस आधार पर यह माना जाए कि बिहार में सुशासन की राज्य है? केवल सड़कों से तो नहीं होता है, बिजली से तो नहीं होता। आपने शराबबंदी किया, लेकिन शराबबंदी की क्या स्थिति है वो सारा जग जाहिर है कि यहाँ की पुलिस को आपने जो है वो शराब का लत लगा दिया, शराब के पैसों का लत लगा दिया, ऐसे लोग कहते हैं। भ्रष्टाचार बढ़ा है बिहार में, हर एक डिपार्टमेंट में सब लोग देखते हैं कि गड़बड़ी हो रही है। बीपीएससी का पेपर लीक कर गया, जो कि जंगल राज में नहीं लीक हुआ था, वो लीक कर गया, उसको लेकर आपने कोई कार्रवाई नहीं किया। छोटे मोटे जो हैं उसको पकड़ के आपने दिखा दिया, और आज तक जो है बड़े गुनहगार जिसके बारे में लोग चीख चीख के कह रहे हैं उस पर आपने कार्रवाई नहीं किया। तो देखिए, ये जो गुब्बारे में हवा भरा गया था और सुशासन का गुब्बारा जो छोड़ा गया था, उसमें पिन डाल दिया है आरएसएस ने। और आरएसएस का कहने का मतलब जो भी है, उसी लाइन पर अब आगे बीजेपी का पॉलिटिक्स बिहार में होगा। और ये नीतीश कुमार के लिए बड़ा ही कहें तो विकट परिस्थिति आने वाली है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जो है वो अभी पता है आपको क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आरजेडी को इस शर्त पर मनाने में लगे हुए हैं कि हमको 2024 तक मुख्यमंत्री रहने दिया जाए। और सरकार ये तभी तक चल रही है जब तक आरजेडी इनको वेलकम ना कर ले। अगर तेजस्वी यादव तैयार हो जाते हैं कि ठीक है आप 2024 तक बिहार के सीएम रहिए, आज नीतीश कुमार आरजेडी का हाथ थाम लेंगे। लेकिन जो खबरें मिल रही हैं सूत्रों से, उसके मुताबिक कि आरजेडी का साफ कहना है कि सीएम हमारा रहेगा, आप इसके अलावा जो भी बात कहिए, लेकिन सीएम हमारा रहेगा, उसके बिना समझौता नहीं हो सकता है। तो यहीं पर मामला फंसा हुआ है। आप देख लीजिए, आप आज योगा डे है, आज जदयू ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, केवल आरसीपी सिंह गया से किए हुए हैं। उन्होंने जो है योग का किया, क्योंकि आरसीपी सिंह अब क्लियर स्टैंड ले रहे हैं बीजेपी को लेकर। तो दूरियां जो है वो कल भी हमने चर्चा किया था, सुबह वो वीडियो लगा होगा कि कैसे आखिर बीजेपी के नेता जो है जदयू के नेताओं से नज़र मिलाएंगे। जो मानसून सत्र शुरू होगा कि आपने उनके घरों पर हमला किया, आपने उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो कि सबसे बड़ा अधिकारी होता है पार्टी का, उसके बारे में कहा कि मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, पागल हैं, ये सब शब्द बोले हैं। कैसे ये पार्टी बर्दाश्त करेगी, जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, जिसका ज़्यादा सबसे बड़ा दल है, जिसके बदौलत यहाँ पर सरकार चल रही। और आप कह रहे हैं कि हमारा सरकार है और आप हमारे सहयोगी, या मन है तो रहिए, नहीं मन है तो जाइए। अरे हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जदयू किस आखिर ये हवा पर टाइट हुआ है इतना, आखिर उनके पास है क्या? यही ना सोच रहे हैं वो कि हमसे छूटेंगे तो हम आरजेडी में जाके मिल जाएंगे। लेकिन आरजेडी भी आप ये समझें कि अगर बीजेपी से इनका किनारा हो जाएगा तो आरजेडी भी तो इनको बार्गेनिंग करेगा ना। वो तो अभी करना शुरू भी कर दिया है कि हमारा सीएम होना चाहिए, तभी हम ये कुछ बात करेंगे। तो ले देकर जो स्थितियां है वो बड़ा विकट है। और आरएसएस का मोह भंग हो चुका है नीतीश कुमार से। और निकट भविष्य में राष्ट्रपति चुनाव के बाद मुझे जो लग रहा है, जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद बहुत बड़ा खेल होगा बिहार में और नीतीश कुमार इतिहास बन जाएंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। भगवान जाने आगे क्या होता है। नीतीश कुमार बहुत ही विलक्षण प्रवृत्ति के नेता हैं, उनके सोच का, उनकी राजनीतिक सूझबूझ का कोई जोड़ नहीं है अभी। तो हो सकता है कि स्थितियां अपने अनुकूल वो कर लें, या फिर इस लेख को देखते हुए वो समझ ही गए होंगे कि आरएसएस का क्या एजेंडा है, क्या उनका एक रणनीति है, और हो सकता है कि अपने हिसाब से वो राजनीति को अपने पाले में कर लें। लेकिन इतना बात जान ले कि उनका सहयोगी निकट भविष्य में सबसे बड़ा विरोधी बनने जा रहा है। बिल्कुल, भाजपा की बात किया जाए, राष्ट्रपति चुनाव के बाद मैं भी यही कहने जा रहा था कि हमारे जो सूत्र हैं भाजपा में, बीजेपी में जो सूत्र हैं, वो ये बात स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव का हमें इंतजार है। और राष्ट्रपति चुनाव के बाद, चूंकि बिहार भाजपा
कोई एक्शन नहीं ले सकती है तब तक जब तक केंद्र नेतृत्व का इशारा ना मिले। और अब केंद्र नेतृत्व का इशारा मिलने जा रहा है, ये पहला इशारा है और ये बहुत बड़ा हमला है दरअसल, कि बिहार में बीजेपी अब एक्शन लेगी और ये एक्शन कोई छोटा नहीं होगा। सोचिए ना भाई, अभी तक सिर्फ नीतिगत बातों पे इस पत्र में चर्चा हुआ है, कहीं कोई आइडियोलॉजी इसमें जाति जनगणना का जिक्र नहीं है, विशेष राज्य के दर्जे का जिक्र नहीं है, जाति जनसंख्या नियंत्रण का जिक्र नहीं है। तो हर वो मुद्दा जो जेडीयू यहां पर उठाती है उसका जिक्र ही नहीं है। यहां बात शिक्षा और स्वास्थ्य की हो रही है, मतलब नीतिगत बातों पर आरएसएस अलग होने जा रहा है, यही बैकग्राउंड बनेगा अलग होने का। एक और बात मैं जोड़ दूं, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक जो स्टैंड संजय जायसवाल का रहता था कि बिहार में जो वो एक तरह से जो इनडायरेक्टली हमला करते थे नीतीश सरकार पर, उस पर आरएसएस की मोहर लग चुकी है। जो अभी तक बहुत दबे जुबान में ही संजय जायसवाल बोल रहे थे और ये इस और नाराजगी भी काफ़ी नीतीश कुमार की रहती थी, उनकी पार्टी की रहती थी, उस पर मोहर लग चुका है। और ये बात भी साफ हो चुकी है कि भाई आप जो हैं, जो नीतीश कुमार हैं, वो छोटे छोटे बातों पर भड़क जाते थे। संजय जायसवाल बोल दिए भड़क गए, विधानसभा अध्यक्ष बोल दिए उस पर भड़क गए। अब तो आरएसएस आपका बैंड बजा दिया। आरएसएस ने तो आपके पूरे कार्यकाल को ही चौपट दिखा दिया कि आपने तो बिहार में बर्बादी लाया, बिहार का आपने कुछ किया नहीं, झूठ-मूठ का आपने सुशासन का राज कहा। अब ये सबसे बड़ा बात है कि इसे नीतीश कुमार कैसे मैनेज करेंगे। इसको, ये तो बिहार के छोटे मोटे नेता रहते थे, उनको तो ये पार्टी आलाकमान से बोल के चुप करवा देते थे, शांत करवा देते थे। लेकिन आप आरएसएस को कैसे शांत करवाइएगा जिसने अपने अंक में, अपने मुख पत्र में आपके पूरे सुशासन का पोल खोल के रख दिया है। और जो बिहार का जो चुनाव का एक बहुत बड़ा एजेंडा होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगार, पलायन, इन सभी पर फेलियोर बता दिया है। तो अब मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य लगता है कि नीतीश कुमार इसे कैसे इस गठबंधन में रहते हुए इससे अपना मुंह मोड़ पाएंगे या फिर गठबंधन से दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनके पूरे शासन पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। बीजेपी का जो कहा जाता है ना कि मेंटर संस्था है, जो कहा जाए मातृ संस्था, फादर जो मातृ संस्था है, उसने ही पूरा उंगली उठा दिया। अब ये देखने वाली बात है नीतीश कुमार इसको कैसे मैनेज करते हैं, या फिर अपने आत्मा की आवाज़ सुनते हुए, या उनको वो तो दावा करते हैं कि बिहार में बहुत हमने काम किया, बिहार में स्थितियाँ बहुत अच्छी हुई, तो अब उसको कैसे मैनेज करेंगे। क्या साथ में रह के फिर बयान बदलवाना चाहेंगे या फिर अलग होकर चुनौती देना चाहेंगे। ये अब नीतीश कुमार चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें बीजेपी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें संघ इन्वॉल्व है, आरएसएस इन्वॉल्व है। और कल ही मेरी जो बात हुई, जो मेरे सूत्र हैं, उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव तक इंतजार करना है, उसके बाद हमें भी ओपन ग्राउंड मिलेगा ताकि हम बोल सके। देखिए, लगातार जो बिहार में प्रकरण हुआ, जो उपद्रव हुआ, ट्रेनें जलाई गई, संजय जायसवाल का घर तोड़ा गया, विनय बिहारी को पीटा गया, रेणु देवी का आवास पर पत्थर चला, झंडा तोड़ा गया, उसके बावजूद बीजेपी के कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। हमने ये सवाल भी उठाया कि बीजेपी इतनी पंगु क्यों हो गई है, और उसके बाद कल शाम में ही ये जो लेख है वो सामने आ गया। इसका मतलब एक बात और, बिहार के अभी कई विधायक ऐसे हैं जिन्हें दिल्ली कॉल आने वाला है अगले 2 से 3 दिनों के अंदर। वहां पर बिहार को लेकर अब केंद्र सरकार गंभीर हो गई है, क्योंकि यहां पर अब सिर्फ मामला राजनीति का नहीं रहा। भाई, जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष के मतलब इस तरह हमला हो जा रहा है, विधायक पीट जा रहा है, आम कार्यकर्ता को कौन पूछ रहा है। तो बीजेपी, जिसके पास इस देश में 1700 विधायक है, 303 सांसद है लोकसभा में, 150 प्लस सांसद राज्यसभा में है, वो क्यों कॉम्प्रोमाइज करेगी उस पार्टी के सामने जिसके 45 विधायक, 16 सांसद, 2 राज्यसभा सांसद, क्यों कॉम्प्रोमाइज करेगी भाई। ये तो कॉमन सेंस का बात है। बीजेपी की जगह कांग्रेस भी रहती तो कॉम्प्रोमाइज क्यों करती, उसकी जगह कोई भी पार्टी होगी तो कॉम्प्रोमाइज क्यों करेगी। और ये छोटा घटना नहीं है। देखिए, विधानसभा स्पीकर से मुंहाठेटी हुआ, जीवेश मिश्रा का से मुंहाठेटी हुआ सरकार का विधानसभा में, या जाति जनगणना पर मसला हो, जनसंख्या नियंत्रण पर मसला हो, इस बार तो बजाते घर पर ईंटा पत्थर तक चल गया, विधायक को चोट लग गया। ये बर्दाश्त करने वाली बात किसी पार्टी के लिए जो है 100 सुनार का और 1 लोहार का वही वाला हाल होगा। देखिए, नीतीश कुमार को गच्चा इस बार आरजेडी भी देगी। ये जो अभी जो उछल रहे हैं ना इनके पार्टी के लोग कि अरे आपको जाना है अलग चले जाएं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप हमारे सहयोगी हैं, सरकार हम चला रहे हैं। एक बार जान ले कि ये बैकअप जो है वो आरजेडी की तरफ मिला हुआ है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कुछ गड़बड़ होगा तो आरजेडी भी इन्हें धोबिया घाट वाला जो कहा था ना पछाड़, वो लगाएगी। और
नीतीश कुमार के साथ जो है आगे की राजनीति बड़ा ही कठिन होने वाला है और ये बड़ा ही कठिन समय है। एक बात और मैं जिक्र करना चाहूंगा इस पत्र में, देखिए मैं भूल रहा था, इस पत्र में एक बात बहुत महत्वपूर्ण लिखा हुआ है कि जेडीयू ने अपने किसी नेता को नीतीश कुमार के बदले तैयार नहीं किया और अगले 1 साल तक ही इस पार्टी का भविष्य है। ये सारी बातें लिखी गई हैं और ये बात सही भी है। नीतीश कुमार ने किसी भी भविष्य के नेता को तैयार नहीं किया, क्योंकि देखिए एक और कारण है जो मुझे बात होती है जदयू के ही कुछ लोगों से, जो चाहे जदयू से जो सिंपैथी रखते हैं उनसे, उनका कहना है कि देखिए जदयू का इतिहास ऐसा रहा नीतीश कुमार का कि उन्होंने अपने जितने भी बड़े नेता थे उनके साथ बड़ा ही जदयू ने लास्ट में बुरा बर्ताव किया और यही डर नीतीश कुमार को है कि अगर उनका उत्तराधिकारी अगर बड़ा ही जन समर्थन वाला रहेगा तो हो सकता है कि उनके साथ भी वैसा ही किया जाए। इसलिए देखिए इन्होंने सारा जो अपने आसपास जदयू का जो टॉप लीडरशिप है वो मनोनीत, एमएलसी, राज्यसभा इन्हीं सब के दायरे में रखा, किसी को भी जन नेता बनने नहीं दिया। यानी कहा जाए तो व्यक्ति आधारित पार्टी बनकर अब जदयू रह गई है और उसी का चर्चा आरएसएस में किया गया है कि आरएसएस ने कहा है कि आपने इस पार्टी ने भविष्य को लेकर कोई रणनीति ही नहीं बनाया, कोई युवा नेतृत्व भी तैयार नहीं किया। यानी कहा जाए तो केवल नीतीश कुमार के राजनीतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये पार्टी है और इनके हटने के बाद ये पार्टी भी खत्म हो जाएगी। और ये बहुत हद तक सही भी है क्योंकि नीतीश कुमार ने अपने सेकेंड लाइन में, आप एक होता ना कि जैसे बीजेपी में है कि नरेंद्र मोदी है, दूसरा अमित शाह है, तीसरा जेपी नड्डा है, चौथा ये है, पांचवा नीतीश कुमार में नंबर 1 नीतीश कुमार है और सीधे नंबर 2 जो आता है वो 20वें स्थान पे आता है, उसके बीच में कोई नहीं है, सारा सर्वा यही है। कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है लेकिन बिना नीतीश कुमार के कोई फैसला नहीं होता। व्यक्ति आधारित पार्टी और इसी पर जो चोट किया है आरएसएस ने कि अब जो है नीतीश कुमार के बाद इस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, तो बड़ा ही विकट समय नीतीश कुमार के लिए आने वाला है और इंतजार रहेगा जदयू के रिएक्शन का और नीतीश कुमार के रिएक्शन का। जो हमला ये आरएसएस के द्वारा किया गया है, जिस आरएसएस को लेकर ये कहते थे कि आरएसएस देश के लिए जहर है, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं मिलेंगे, और उसके 2 महीने बाद ही जाकर आरएसएस की शरण में चले गए थे और उनके ही आशीर्वाद से आज तक सरकार में बने हुए हैं। तो देखना है कि जिसके आशीर्वाद से हैं, जिनकी गोद में हैं, उनसे कैसे पार पाते हैं नीतीश कुमार। तो कैसे पार पाते हैं नीतीश कुमार, यानी कि नीतीश कुमार अब पूरी तरीके से घिर गए हैं। बहरहाल इस चर्चा पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आगे भी ऐसे ही चर्चा पे हम जुड़े रहेंगे। देखते रहिए NBC 24। बहुत बहुत धन्यवाद।